हेलो गाइस, सत श्री अकाल। अरे भाई कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं, फिट हैं? मुझे पता है ठंडियां चल रही है, लेकिन ठंडी को भी अपना मजा है। मजा आता है ठंडियों में आराम से रजाई के अंदर बैठ के वीडियो देखो, पढ़ते रहो, है ना। पढ़ाई ऐसी चीज है जो हमेशा हर मौसम में हो जाती है, चाहे गर्मियां हो चाहे ठंडियां, सबका अपना मजा होता है। तुम्हें पता है, देखो भाई एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मैं सारे के सारे चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट करा रहा हूं बड़ी मस्ती के साथ। और ये मेरी गारंटी भाई, जो वैल्यू मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं मस्ती के साथ, वो तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। भाई YouTube में इतने डिटेल में कोई नहीं करवाता है। तुम्हें पता है हमारा एडजेक्टिव चैप्टर चल रहा था और कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। आज हम उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, PYQs है, वो सॉल्व करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कराऊंगा। और तब तुम्हें बताऊंगा भैया दिमाग कैसे लगाते हैं, माइंडसेट कैसे होता है क्वेश्चन सॉल्व का। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है और बहुत धमाकेदार मस्ती के साथ हम पढ़ेंगे। इसलिए सब काम छोड़ के फुल फोकस के साथ यहाँ पे अब रेडी हो जाओ और आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार और इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट। तुम्हें पता है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाए भाई, प्रीवियस ईयर में आए हैं वही सब लेके आया हूं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी पढ़ ली है, अब देखेंगे जो थ्योरी में पढ़ा है क्या वो सही पढ़ रहे हैं, आता है कि नहीं आता है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस की, वरना थ्योरी का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें पता है भाई। अब देखो पहला क्वेश्चन, इट इज डैश फॉर एडल्ट्स टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, वेरी इजी टू चिल्ड्रन एज इजी एज फॉर चिल्ड्रन एज। क्या सही आंसर है? कौन सा ऑप्शन? जो मेरे साथ पहले पढ़ रहे हैं उनको तो समझ पे आ रहा होगा, लेकिन जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं बोलूंगा पहले इसके 3 पार्ट मैंने करवा चुके हैं थ्योरी के, वो देख लेना, तो तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन समझ पे आ जाएंगे, सब के सब। हाँ, और जो पहली बार भी देख रहे हैं उनके लिए भी देखो भाई, तुम देखते रहो, तुम्हें सब समझ पाता रहेगा। हम बात कर रहे हैं कि नई लैंग्वेज को सीखना बच्चों के लिए ज्यादा इजी रहता है कंपेयर टू एडल्ट्स। एडल्ट मतलब होता है वयस्क, जो वयस्क होते हैं। तो वयस्कों के मुकाबले जो बच्चे होते हैं वो जल्दी कोई भी नई लैंग्वेज सीख जाते हैं, बिकॉज उनका दिमाग अच्छा रहता है ना। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं एडल्ट्स वयस्कों का किससे? बच्चों से। और जब कंपैरिजन करते हैं तो कौन सी एडजेक्टिव की डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो आंसर क्या है? इजियर। डी ऑप्शन राइट आंसर है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन प्रेपोजिशन आता है। बाकी इजी ये भी नहीं है, इजी ये भी नहीं है, इजी ये भी नहीं है, एक ही है कंपैरेटिव डिग्री, इजियर। यही तो है, बिकॉज हम कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों का एडल्ट से, वयस्कों से, कि जो बच्चे होते हैं वो जल्दी नई लैंग्वेज सीख जाते हैं कंपेयर टू एडल्ट वयस्कों। आप बात समझ पा गई? बस इतना सिंपल है। हमने थ्योरी में सब पार्ट कवर किए हैं, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे दिमाग लगाना है एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट, अमन वाज टेस्ट स्पोर्ट्स देन रजत, मच गुड देन, मतलब जो अमन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है स्पोर्ट्स में, किससे? रजत से। तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम। देखो भाई, जो भी नए आए हैं या जिन्होंने भी पढ़ा है पहले से मेरे साथ, दिमाग लगाओ। दिमाग तो सब में है ना, तुम लगा सकते हो। हाँ, तो दिमाग लगाओ। हम बोल रहे हैं जो अमन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है रजत से, किसमें? स्पोर्ट्स में। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं रजत और अमन का। तो कंपैरिजन के लिए कौन सी डिग्री आएगी? कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो गुड, ये तो पॉजिटिव डिग्री गया। अब इन तीनों में से बेटर देन, अरे देन तो गिवन है, तो देन 2 बार थोड़ा आएगा। मच बेटर देन स्पोर्ट्स देन, तो ये भी कैंसिल। अब बताओ, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। गुड, पॉजिटिव डिग्री तो नहीं आएगी, हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहां पे हमको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गया। थर्ड ऑप्शन मच बेटर देन, अरे जब देन गिवन है तो देन फिर से नहीं आएगा, ये भी कैंसिल हुआ। अब बी या डी, ये बताओ। एलिमिनेशन मेथड यूज किया, 2 ऑप्शन तो हटा दिए, बी या डी, मच बेटर एट या मैनी बेटर एट। अरे कंपैरेटिव डिग्री क्या, मैनी, ये तो होता ही नहीं है, मैनी तो कुछ है ही नहीं, बेकार है। तो बी ऑप्शन राइट हो गया। अमन वाज मच बेटर एट स्पोर्ट्स देन रजत, रजत से बहुत ज्यादा अच्छा है। देखो ऐसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, मस्त एकदम। सारे के सारे क्वेश्चन अब हम करेंगे। नेक्स्ट, जल्दी से आंसर बताओ भैया, पढ़ो उसको। क्या लग रहा है कि सर सब कुछ पढ़ा के दे दे, तुम कुछ नहीं करोगे? अरे भाई पढ़ो से। ही क्लेम्स दैट हिज प्रपोजल इज डैश एनी अदर एम्प्लॉय, मच गुड देन, मच बेटर एट, कौन सा ऑप्शन? पहले ये बताओ भी, हिंदी समझ पा रही है इसकी? ये हिंदी भी नहीं आ रही है, हिंदी तो आती है ना समझ पे। ही क्लेम्स, उसने ऐसा दावा किया कि जो उसका प्रपोजल है, ऑफर है, वो और एम्प्लॉयज के प्रपोजल है, ऑफर से बहुत अच्छा है, मच बेटर है। अब बता दो, हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसके प्रपोजल का और एम्प्लॉय के प्रपोजल से। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब बता दो, मच बेटर एट, मच बेटर देन, मैनी बेटर एट।
अरे बेटर के आगे मैनी तो आता नहीं है, कैंसल। गुड पॉजिटिव डिग्री तो आएगी नहीं, कैंसल। हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं। मच बेटर एट या मच बेटर देन, अरे मच बेटर देन ही तो होगा। कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने बाद कौन सा प्रेपोजिशन लेती है? देन प्रेपोजिशन लेती है। ये हमने थ्योरी में कवर कर लिया है। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है हमेशा अपने पीछे देन लेती है, तो मच बेटर देन हो जाएगा आंसर। ये बी ऑप्शन भी गया। एट थोड़ा आता है, देन आता है। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं भैया। थ्योरी अगर तुमने पढ़ी होगी तो तुम आराम से कर लोगे आंसर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अपना क्या है? He always dash everyone in his company, claims to be superior than, बताओ भाई क्या होगा आंसर? इसका मतलब है हमेशा अपने को बड़ा समझता है और उसे कंपनी में अपने को बड़ा समझता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे ग्रुप में होंगे और अपने को समझते होंगे भाई दादा हूं मैं तो उस ग्रुप का, है ना? होते हैं ऐसे लोग। हाँ तो वो भी ऐसे ही है। अब बता दो क्या होगा? सुपीरियर, सुपीरियर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? एक सेकंड में इसका तो आंसर निकलेगा। अगर तुमने थ्योरी पढ़ी है एक सेकंड में आंसर निकलेगा। सुपीरियर के साथ हमेशा टू आता है प्रेपोजिशन। डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। पढ़ा तो था, याद है? सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, इन चारों के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन आता है? टू प्रेपोजिशन आता है। ओवर नहीं आता, देन नहीं आता, देन नहीं आता। बस आ गया आंसर। एक सेकंड में आंसर निकलेगा। इसलिए बोल रहा हूं भाई तुम्हें थ्योरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ लेना। सारे के सारे वीडियोस तुम्हारे लिए डाल दी है भाई। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं भाई, वरना मेरा क्या फायदा है? नेक्स्ट फिफ्थ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर तो मैं कुछ करवाता ही नहीं हूं, मैं वही कराता हूं जो इंपॉर्टेंट है। मजा आ रहा है ना? हाँ चलो। पिलग्रिम्स विजिट द श्राइन थ्रू आउट द ईयर बट डैश ड्यूरिंग फेस्टिवल डेज। अब तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए पहले। मीनिंग क्या है? जब मीनिंग पता चलेगा तभी तो तुम आंसर कर पाओगे भाई क्या होता है। बाकी इनफ्लक्स वाज ग्रेट, हैज ग्रेट इनफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो साथ ही साथ तुम्हारी वोकैब भी ठीक करवा रहा हूं मैं, बताऊंगा इसका मीनिंग। पहले मुझे बताओ इसमें बोल क्या रहा है? पिलग्रिम्स मतलब होता है श्रद्धालु। श्राइन मतलब होता है जैसे जहां तीर्थ स्थल जिसको बोलते हैं, मकबरा जो भी बोलते हैं, तो तीर्थ स्थल। तो हम बोल रहे हैं जो श्रद्धालु होते हैं वो पूरे साल भर जो तीर्थ स्थल होते हैं वहां जाते रहते हैं। वहां पे भीड़ लगी रहती है, तुम्हें पता है। जैसे अमरनाथ हो गया, जितने भी तीर्थ स्थल हैं हमेशा पूरे साल भर वहां लोग जाते रहते हैं। वैष्णो देवी या कहीं भी हो गया मंदिर, तो तीर्थ स्थलों में जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो पूरे साल भर जाते रहते हैं। लेकिन फेस्टिवल डेज, जब त्योहार के दिन होते हैं, तब भीड़ उनकी बहुत ज्यादा होती है। इनफ्लक्स मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में लोगों का आना। यहां पे लिख भी रहा हूं इनफ्लक्स का मतलब, इसको नोट करो भाई, सुनना नहीं है, नोट करना है। वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है अधिक मात्रा में लोगों का आना। जब बहुत अधिक मात्रा में लोग आते हैं तो उसको बोलते हैं इनफ्लक्स। अब बता दो क्या बोल रहे हैं, क्या आएगा? हम बात कर रहे हैं जो श्रद्धालु होते हैं वो तीर्थ स्थलों में पूरे साल भर तो आते ही हैं, लेकिन जब फेस्टिवल डेज होते हैं, त्योहार के दिन होते हैं, तब ज्यादा भीड़ होती है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, त्योहार के दिनों का कंपैरिजन कर रहे हैं साल के और दिनों से, कि साल के और दिन तो भीड़ होती है लेकिन त्योहार के दिनों में और ज्यादा भीड़ होती है। इनफ्लक्स बहुत ग्रेट होता है। अब बता दो, हम कंपैरिजन कर रहे हैं साल के और दिनों का कंपैरिजन कर रहे हैं फेस्टिवल के दिनों से। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आती है ग्रेटर। बात समझ पा गया? बस इतना ही तो करना था। बस केवल हमको सेंस समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है। मीनिंग पता चल गया तो तुम आंसर आराम से निकाल दोगे। इनफ्लक्स मतलब होता है बहुत भीड़ होना। तो हम बात करें जो पिलग्रिम्स होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं वहां पे पूरे साल भर आते ही रहते हैं, लेकिन जो त्योहार के दिन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं त्योहार के दिनों का साल के और दिनों से। और जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। एक ही में तो है कंपैरेटिव डिग्री, ग्रेटर। बाकी इसमें भी ग्रेट, इसमें भी ग्रेट, इसमें भी ग्रेट, पॉजिटिव डिग्री। बस तो एक ही है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल। देखो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, आर यू डैश अस क्लेवर टू अस, क्या तुम हमसे चालाक हो? तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब बता दो, कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसका और अपना, कि क्या तुम हमसे ज्यादा क्लेवर हो, तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब बता दो कंपैरेटिव डिग्री है क्लेवरर, 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 क्लेवरर। अब इन चारों में से आंसर क्या है हमारा, ये बता दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताओ भाई, दिमाग तो लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ठंड है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दिमाग भी फ्रीज हो जाए।
दिमाग तो भाई चलना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री याद रखना हमेशा अपने पीछे देन लेती है, या हमने थ्योरी में कवर कर लिया है। तो देन किसके पीछे है? क्लेवरर टू, गलत। क्लेवरर टू, ये भी गलत। अब क्लेवरर देन, इन दोनों में से सही कौन सा है? देखो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने पीछे देन लेती है, तो टू, ये भी टू, तो ये दोनों तो गए। अब बताओ सी डी में से राइट आंसर कौन सा है? क्लेवरर देन अस या मोर क्लेवरर देन अस? याद रखना वो वर्ड्स, वो कंपैरेटिव डिग्री जिसके पीछे ER होता है, उसके आगे हम कभी मोर नहीं लगाते। हमने जब पहले दिन में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जब हम पॉजिटिव डिग्री के पीछे ER लगा लेते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। ये बोला था हमने, जब हम पॉजिटिव डिग्री के पीछे ER लगा ले, जैसे हैवी था तो हैवी के पीछे अगर हम ER लगा लें तो तब वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। क्या बन जाएगा? वो हैवियर। तो या तो हम पीछे ER लगाएं और या तो हम आगे मोर लगाएं, या तो हम आगे मोर लगा दें। दोनों एक साथ थोड़े आएंगे, ER भी लग जाए और मोर भी लग जाए, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो ER ही लगेगा या तो आगे मोर ही लगेगा। जैसे मोर इंटेलिजेंट। आई बात समझ पे? तो या तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए या तो ER लगाते हैं या तो मोर लगाते हैं। यहां पे ER भी लगा दिया है और मोर भी लगा दिया है, गलत हो गया। या तो आगे मोर ही लगाओ या तो पीछे ER ही लगाओ, इसलिए ये भी गलत हो गया और राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। बात समझ पाई? जो पूरी कहानी बता रही थी भैया समझ पाना चाहिए। हमने पढ़ा था जब हम पॉजिटिव डिग्री में ER लगाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है। तो कंपैरेटिव डिग्री दो तरीके से बना सकते हैं, या तो ER लगा के या तो आगे मोर लगा के। लेकिन ER भी लगा दो मोर भी लगा दो, वो गलत है। इस पर देखो ER भी लग गया मोर भी लग गया, इसलिए गलत हो गया। इसमें टू गलत, देन आता है, तो ये बचा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई। ये मैंने तुम्हें थ्योरी में पूरा कवर करवा दिया है, इसलिए अगर तुमने थ्योरी का पार्ट नहीं देखा देख लेना जब भी टाइम मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज डैश द टू वर्कर्स। अरे बच्चों वाला सवाल है, जल्दी से आंसर दो उसका। क्या है इसका आंसर? टू। रूल याद आ गया? ऑफ द टू का रूल। जब भी किसी भी सेंटेंस पे ऑफ द टू आ जाए तो उसके आगे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री ही आती है। किसके साथ? द आर्टिकल के साथ। जब हमें किसी भी सेंटेंस पे ऑफ द टू मिल जाए तो उसके आगे कंपैरेटिव डिग्री आती है द के साथ। ही इज, याद है तुम्हें? ही इज बेटर ऑफ द टू बॉयज, ऐसे क्वेश्चंस किए थे हमने। तो द टू आ चुका है, इसका मतलब आगे ऑफ आएगा और फिर कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आएगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। द पुअरर ऑफ द टू वर्कर्स। तो इसका मतलब क्या है? ही इज द पुअरर ऑफ द टू वर्कर्स। दो वर्कर्स में से वो ज्यादा गरीब है। बस ये तो हो जाएगा आंसर। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं भाई। जब भी ऑफ द टू आ जाए तो उसके आगे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती है द आर्टिकल के साथ। क्यों ऐसा होता है वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन आए भैया प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतने इजी आए, बताओ भाई। नेक्स्ट, द ग्रेटर द डिमांड द डैश द प्राइस। अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये तो मैंने आर्टिकल चैप्टर में भी पूरा बिल्कुल डिटेल में करवाया है। आर्टिकल चैप्टर जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की पहली वीडियो है उस पर देखना। पहला जो चैप्टर है आर्टिकल्स उसमें भी करवाया है, और इसके बाद एडजेक्टिव चैप्टर जो भी हमने पढ़ा उस थ्योरी में भी कवर कराया है। जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आता है पहले पार्ट में, तो फिर सेकंड पार्ट में भी द आर्टिकल के साथ कंपैरेटिव डिग्री आती है। इसे बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल। कैसे? ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आया है तो यहां भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल ही आएगा। आंसर क्या हुआ भाई? द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। इसे बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया है आर्टिकल चैप्टर में। जब एक चीज बढ़े और दूसरी चीज भी बढ़े, या जब एक चीज घटे दूसरी चीज भी घटे, पैरेलल चले। जैसे जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज्यादा प्राइस भी बढ़ेगा, जितनी ज्यादा डिमांड कम होगी उतना कम भी प्राइस होगा। तो जब दो चीजें एक साथ बढ़े या घटे तो उसको बोलते हैं पैरेललिज्म। तो तब अगर आगे कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल है तो पीछे भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आता है। एक ही ऑप्शन है कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल, ऑप्शन सी, इसलिए वो हमारा आंसर हो गया। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमने आर्टिकल चैप्टर और एडजेक्टिव की थ्योरी में दोनों में कवर किया है। आया मजा? देखो कितने इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, अकबर हैड अ डैश रीजन देन बाबर, लार्जेस्ट, वाइस, लॉन्गर, ग्रेट। हम बोल रहे हैं जो अकबर था उसका बड़ा रीजन था किससे? बाबर से। मतलब जो उसका क्षेत्र था अकबर का वो बाबर से ज्यादा बड़ा था।
तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका? अकबर का कंपैरिजन कर रहे हैं बाबर से, कंपैरिजन कर रहे हैं, उसका हिंट हमको दिख गया। देन देखो, देन प्रपोजिशन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन प्रपोजिशन यूज होता है। इससे भी हमको हिंट मिल गया कि यहाँ पे जो आएगी डिग्री वो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि हम कंपैरिजन करें अकबर और बाबर का। और दूसरा ये देन भी हमको दिख चुका है। इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री इनमें से कौन सी है? एक ही है, लॉन्गर। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री एक ही है भैया, ये तो है कंपैरेटिव डिग्री। तो हम बोल रहे हैं जो अकबर का रीजन था, क्षेत्र था, वो ज्यादा लंबा था किससे? बाबर से। तो कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और देन आर्टिकल भी, देन प्रपोजिशन भी गिवन है। बस इतना सिंपल। अब हमारी फिल इन द ब्लैंक खत्म हो गए। अब हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं एरर फाइंड आउट करने में। इसमें बच्चे हमेशा बोलते हैं सर हमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, लेकिन आज मैं देखूंगा भाई कंफ्यूजन क्या है। कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, कॉन्सेप्ट पता नहीं होता इसलिए कंफ्यूजन होती है, वो तो होगी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, मेरे साथ नहीं पढ़ा होगा, अब देखो ध्यान से पढ़ो उसको। मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे नहीं पढ़ना, मुंह के अंदर नहीं, प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ो। जब तुम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ोगे तो तुम्हारे 80% आंसर अपने आप निकल जाएंगे। हाँ, इसलिए लाउडली पढ़ो, प्रोनाउंसिएशन करके पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, मोर ऑफ 40% ऑफ इंडियंस डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंक्स। मतलब सर्वे के अनुसार, एक सर्वे हुआ उसके अनुसार 40% से भी ज्यादा जो इंडियंस है उनका बैंक में एक्सेस ही नहीं है, पहुंच ही नहीं है बैंक तक। तो मोर ऑफ नहीं होता है, मोर देन होता है। इतना सिंपल है, तो बच्चा बच्चा कर देगा, इसको तो बताना ही क्या है भाई। बी पार्ट में एरर है, मोर ऑफ नहीं होता, मोर देन 40% होता है। क्यों होता है? रटने वाली बात नहीं है वैसा तो, हालांकि इसका आंसर सबको पता है, लेकिन पीछे का लॉजिक क्या है मैंने बताया थ्योरी पार्ट में। मैंने तुम्हें बताया था एक होती है, देखो एडजेक्टिव, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेडिंग दिख रही है, उसकी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। मच होती है पॉजिटिव डिग्री, मोर होती है कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो जो मोर होती है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद हमेशा देन प्रपोजिशन लेती है, इसलिए वो मोर के बाद देन प्रपोजिशन आता है। क्योंकि मोर जो है हमारा वो कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। अब बात समझ पाई? इसलिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ नहीं आता, प्रपोजिशन देन आता है। तो मोर देन 40% होगा। बात समझ पा गई? 40% से भी ज्यादा है ना। इजी, मजा आया? बस देखो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, तुम टेंशन मत लो भाई। जब तक अतुल सर है तुम्हारे साथ, डरने की नहीं है कोई बात। चलो करते हैं आगे का। He avoids taking the prescribed medicine at a regularly interval। अरे भैया बच्चों वाला, ये तो तुम अभी बोला था ना मैंने कि हमेशा प्रोनाउंसिएशन करके बोलना चाहिए। इस क्वेश्चन को एक बार तुम लाउडली पढ़ो, आंसर तुम्हें मिल जाएगा, मेरी गारंटी आंसर मिल जाएगा। देखो लाउडली पढ़ो, he avoids taking the prescribed medicine at a regularly interval। नहीं, हाँ बहुत सही कहा, डी पार्ट में एरर है। क्या? रेगुलरली नहीं होता, रेगुलर इंटरवल होता है। देखो भाई, इंटरवल जो है नाउन है, तुमने आंसर बिल्कुल सही दिया, लेकिन लॉजिक क्या है वो बता रहा हूं। इंटरवल है नाउन, नाउन से पहले जो आता है वो आता है एडजेक्टिव। लेकिन जो रेगुलरली है, ये जो लिखा है ना रेगुलरली, ये एडवर्ब है। एडवर्ब, क्योंकि इसके पीछे एलवाई लगा है, जिसके पीछे एलवाई होता है वो एडवर्ब होता है। तो रेगुलरली गलत है, एडवर्ब थोड़े चाहिए हमको। तो नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव ही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए रेगुलर आएगा। रेगुलर है एडजेक्टिव। जो रेगुलरली लिखा था वो तो एडवर्ब होता है, एडवर्ब तो वर्ब को डिफाइन करता है। हमको तो नाउन के आगे चाहिए, नाउन के आगे हमेशा एडजेक्टिव ही आता है, और रेगुलर होता है एडजेक्टिव, ना कि रेगुलरली। अब बात समझ पा गई भाई? पूरा डिटेल में बता रहा हूं, इससे डिटेल तो है नहीं इंग्लिश में, मैं क्या, कोई भी क्या बताएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। His good qualities include his ability to take quickly and appropriate decisions। अरे भाई बच्चों का क्वेश्चन है भैया, ये तो मैं नहीं कर रहा एक्सप्लेन। इसको एक बार खुद लाउडली पढ़ो, आंसर मिल जाएगा। सेम जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही है, लाउडली पढ़ो। His good qualities include his ability to take quickly and appropriate decisions। हाँ सही बोला, decisions नाउन है, तो नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, तो एप्रोप्रिएट ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन जो क्विकली है, क्विकली एडवर्ब है, गलत। हमको तो एडजेक्टिव चाहिए, जिसके पीछे एलवाई लगता है ना, ये एलवाई, वो एडवर्ब होते हैं। नाउन से पहले हमको एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है, इसलिए एडवर्ब नहीं आएगा, क्विक आएगा वहां पे, क्विक एडजेक्टिव आएगा। ये होगा राइट आंसर। तो तब क्या बनेगा? हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस, ये हो जाएगा। अब बात समझ पा गई है या और समझाने की जरूरत है?
हाँ नहीं है जरूरत समझाने की। अब नेक्स्ट देखो, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर्स एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। जो उसके काले लंबे बाल हैं वो उसकी सुंदरता पर ग्लैमर को ऐड कर देते हैं। वाह भाई, काले काले रेशमी बाल जैसे ऐड आता है, हाँ, तो उसके जो लंबे बाल हैं वो ग्लैमर ऐड कर देता है उसके लुक्स में, मतलब वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। अरे देखो और लोग, कुछ लोगों को देखो भैया, हाँ कंट्रोल भाई कंट्रोल। बताओ एरर किस पार्ट में है? मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बोला था ऑल द कलर्स एंड नंबर्स आर एडजेक्टिव। जो भी कलर्स और नंबर्स होते हैं सब के सब एडजेक्टिव होते हैं, बोला था। तो ठीक है, यहां पे देखो अब जो इस पे रूल अप्लाई हो रहा है वो देखो, साइज, एज, शेप और कलर। ये देखो, ये होता है हमेशा सीक्वेंस। एडजेक्टिव का जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा ये होता है, सबसे पहले साइज आता है, फिर एज आती है, फिर शेप आता है, फिर जाके कलर आता है। ये होता है एडजेक्टिव का सीक्वेंस। ये सब के सब एडजेक्टिव है, तो उसका सीक्वेंस ऐसा चलता है, पहले साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर। अब देखो हर ब्लैक लॉन्ग, ब्लैक है कलर, और लॉन्ग, लॉन्ग क्या है? साइज। भाई कितने लंबे हैं, साइज क्या है? लॉन्ग है, शॉर्ट है, तो साइज है। तो पहले साइज आता है तब जाके कलर आएगा। तो हर ब्लैक लॉन्ग नहीं होगा, क्या होगा? हर लॉन्ग ब्लैक। ये होगा राइट आंसर। ए पार्ट में एरर है। आप समझ पे आ गया क्या था? इसमें तो सी पार्ट में एरर था। अब आ गया समझ पे? हर ब्लैक लॉन्ग नहीं होगा, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर्स होगा। क्यों? बिकॉज सबसे पहले साइज आता है, फिर एज आता है, फिर शेप आता है, फिर जाके कलर आता है। तो पहले लॉन्ग, पहले साइज आएगा तब जाके कलर आएगा। अब समझ पा गया सबको? बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो तुम ये क्वेश्चन वाला पार्ट करते हो जिसपे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, वो वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज जो मैंने थ्योरी पे नहीं करवाए वो मैं क्वेश्चंस पे करवाता हूं। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट में इसलिए करवाता हूं क्वेश्चंस में, बिकॉज कॉन्सेप्ट के साथ तभी ज्यादा अच्छा लगता है। जब क्वेश्चंस करते हैं ना तो तब जाके ज्यादा अच्छा समझ पे आता है। इसलिए रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग्स एट अ स्ट्रेच एंड शी हैज डेवलप्ड दिस एबिलिटी बाय लेबरिंग हार्ड। जो रीता है वो एक ही सांस में 50 गाने गा सकती है, मतलब लगातार 50 गाने गा सकती है। और ये जो क्वालिटी है, एबिलिटी है, योग्यता है, उसने डेवलप की है किससे? हार्ड वर्क से, बहुत मेहनत करके। अब बताओ एरर किस पार्ट में है? सबको पता है एरर बी पार्ट में है। अभी तो हमने क्वेश्चन किया, देन आ चुका है। देन प्रेपोजिशन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है। मच तो पॉजिटिव डिग्री है, गलत। यहां पे क्या चाहिए? मोर चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। ये होगा हमारा राइट आंसर। तभी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन दिया है, इसलिए रीता कैन सिंग मोर देन 50 सॉन्ग्स होता है। बात समझ पाई? देन दिया है, इससे हमको हिंट मिली कि हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री मोर आएगी, मच नहीं आएगी। इतना सिंपल सा है। और अगर तुम कॉमन सेंस भी लगाओ तो भी तुम्हें पता है मच देन नहीं होता, मोर देन होता है। मोर देन 50 सॉन्ग्स। आ गया समझ पे? इसको मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में कवर किया है, इसलिए इट इज रियली अ मैटर ऑफ ऑनर दैट शी इज अमंग द 4 फर्स्ट मेरिट होल्डर्स। ये बड़ी सम्मान की बात है कि जो लड़की है वो फर्स्ट 4 मेरिट होल्डर्स में से है। वाह भैया, बहुत टॉपर है इसका मतलब। अब बता दो, तुम भी टॉपर बन जाओ, आंसर बता दो मुझे। तुम भी बन जाओगे टॉपर, तुम भी फर्स्ट 4 मेरिट होल्डर से एक हो जाओगे। फिर जल्दी से बताओ आंसर किस पे है, कौन सा आंसर है, किस पार्ट में एरर है? हिंट देता हूं, डी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? हाँ बहुत सही कहा, इस भाई ने सही बोला यार। इस भाई को तालियां बजाओ इस भाई को। हमने पढ़ा था ओसीएम, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। जब हमने डेफिनेट नंबर पढ़े थे तो उस पे हमने सीक्वेंस क्या पढ़ा था? सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर का सीक्वेंस आता है, तब जाके कार्डिनल, तब जाके मल्टीप्लिकेटिव नंबर का। तो 4 ये कार्डिनल नंबर है, फर्स्ट ये ऑर्डिनल नंबर है। लेकिन हमारा जो सीक्वेंस होता है ओसीएम, तो यहां पे क्या आएगा? फर्स्ट 4, जाके 4 फर्स्ट 4 मेरिट होल्डर्स। ये होगा हमारा राइट आंसर। डी पार्ट में एरर है। 4 फर्स्ट मेरिट होल्डर नहीं होगा, फर्स्ट 4 मेरिट होल्डर होगा। बिकॉज सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर आते हैं, तब जाके कार्डिनल नंबर आते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4। और मल्टीप्लिकेटिव नंबर तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब होते हैं। आगे समझ पे? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी था। बस तुम्हें थ्योरी का पार्ट पता होना चाहिए तो तुम आराम से कर लोगे। अब अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। अब क्वेश्चन आ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के।
जो अभी हमने एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब थोड़े मैंने यहाँ पे तुम्हारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन भी लाया हूं ताकि तुम्हें ये मुझे पता चल जाए। जो उससे पहले चैप्टर हमने किया था कवर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो तुम्हें याद भी है कि भूल गए? हाँ, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चन है लास्ट 5-6, इनको भी देखते हैं। जल्दी से बताओ आंसर क्या है, किस पार्ट में एरर है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया, ये सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो भी हम कर रहे हैं वो सब का सब तुम्हें टेलीग्राम चैनल में विद एनोटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करना, सारे के सारे पीडीएफ तुम्हारे फोन में अपने आप डाउनलोड हो जाएंगे। बस जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका, तो तुम वहां से आराम से नोट्स बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अ पेयर ऑफ शूज वर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। हमारा सब्जेक्ट क्या है? शूज है हमारा सब्जेक्ट? नहीं, हमारा सब्जेक्ट है पेयर। अ पेयर ऑफ, ये है हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि हम एक, देखो आगे ए भी तो आया है, तो हम जूतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जूते का एक जो जोड़ा है उस जोड़े के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए पेयर हमारा सब्जेक्ट है। ए भी लगा है, ए हमेशा सिंगुलर चीज के साथ आता है, इससे भी हमको हिंट मिली जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आती है, वर्ब नहीं आएगा, वर्ब आएगा वहां पे बस। तो बी पार्ट में एरर है। आ गया सबको समझ पे? बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि हम जूतों के बारे में बातें कर रहे हैं, जूते के पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक जोड़ा। आगे ए भी आया है, ये भी एक हमारे लिए हिंट है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वर्ब स्टैंडिंग होगा। बस सिंपल है, यही तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैंने बताया था कुछ नहीं करना होता है, केवल हमको दो चीजें देखनी है कि सब्जेक्ट क्या है ये पहचानना है, और फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है वो पहचानना है। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, बस इतना करना है। नेक्स्ट, मेनी पीपल बिलीव दैट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन द 1960s have protected India from the current financial crisis। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1960 में, मतलब जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण, जो बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1960s में, उसी ने प्रोटेक्ट किया इंडिया को। किससे? जो करंट फाइनेंशियल क्राइसिस, जो अभी पैसों की तंगी चल रही है, उससे अभी इंडिया को जो 1960 में नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का, उसी ने बचाया। ऐसा बहुत लोगों का मानना है। अब तुम्हारा क्या मानना है भैया इस पे, ये बता दो। एरर किस पार्ट में है? हमारा सब्जेक्ट क्या है ये बताओ। सब्जेक्ट है नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, हैज आएगा वहां पे, हैव नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। आगे समझ पे? हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में नेशनलाइजेशन के बारे में, राष्ट्रीयकरण के बारे में। किसने बचाया? राष्ट्रीयकरण ने बचाया। तो राष्ट्रीयकरण हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो जो वर्ब आएगी वो हैव नहीं आएगी, हैज आएगी, सिंगुलर आएगी। बस इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अब मुझे पता है भाई जो पहली बार भी देख रहा होगा ना, उसे भी इंग्लिश पे कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ भाई सर इंग्लिश तो बहुत ईजी होती है, आ रहा है समझ पे। हाँ बस यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए लाइफ में, कॉन्फिडेंस। माउंटेन ड्यू पी के कॉन्फिडेंस नहीं आता, अतुल सर के साथ ट्विन स्टडी में पढ़ के कॉन्फिडेंस आता है। बताओ भैया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिसीजन टू वेव एटीएम चार्जेस हैव पुट बैंक्स इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सब बैंक्स को कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक तुम्हें पता ना, जो नोट छापता है, हाँ तो रिजर्व बैंक है वो। तो उसने डिसीजन लिया, वेव मतलब होता है हटा देना, इसको भी नोट करो, इंपॉर्टेंट है भैया। इडियम एंड फ्रेज, वोकैब, साइनो एंटो, ये सब का सब तुम्हारा कवर कर रहा हूं मैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव, ये इस वोकैब का मतलब होता है हटा देना। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने डिसीजन लिया कि जो एटीएम चार्जेस पड़ते हैं उसको हटा दिए। जब हम एटीएम से जब रुपए निकालते हैं तो उसके चार्जेस पड़ते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस चार्जेस को हटा दिया। तो जो ये डिसीजन लिया उसने बैंक को किसमें डाल दिया? डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया। अब भैया बैंक कैसे लूटेगा हमको? पहले तो उसको कुछ रुपए मिलते थे, है ना, लेकिन अब तो रिजर्व बैंक ने वो सिस्टम हटा दिया कि भाई जब एटीएम से कोई रुपए निकालेगा तो भाई तुम उसको चार्ज नहीं करोगे, फ्री में निकालेगा। तो बैंक बड़ी प्रॉब्लम में आ गए, है ना। तो यही है इस क्वेश्चन का मतलब। अब तुम बता दो इस पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, पहले ये बताओ, और फिर उसके बाद एरर किस पार्ट में वो बताओ। सब्जेक्ट क्या है? डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डिसीजन जो रिजर्व बैंक ने लिया, उसने हमारे बैंक को डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया। तो डिसीजन हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिकॉज एक डिसीजन लिया ना, एक डिसीजन लिया है ना कि बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, है ना, एक निर्णय लिया है। तो निर्णय के बारे में बात कर रहे हैं। निर्णय ने बैंक्स को किसमें डाला? डिफिकल्ट पोजीशन में डाला, इसलिए डिसीजन हमारा सब्जेक्ट है
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हैव नहीं आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैज आएगा, तो सी पार्ट में एरर है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात समझ पाएगी। तो क्या रिजर्व बैंक इंडिया के डिसीजन ने क्या किया, एटीएम जो बैंक्स थे उनको डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया, बिकॉज उन्होंने क्या किया, एटीएम के चार्जेस को हटा दिया। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब लास्ट, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। इंडिया में जो वर्किंग वुमेन है, औरतें हैं, उनकी लाइफ बड़ी ही क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी होती है ना। डुअल लाइफ जीते हैं वो भाई, मैरिज, क्योंकि उनकी शादी भी हुई रहती है, परिवार भी संभालना है और जॉब भी करनी है, तो उनकी लाइफ जो होती है, वर्किंग वुमेन की लाइफ होती है, वो उनकी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो जिम्मेदारियां होती है, एक घर की और एक अपनी जॉब की। अब बता दो भाई एरर किस पार्ट में है। देखो भैया, इसलिए बोलता हूं लड़कियों की रिस्पेक्ट किया करो, सम्मान क्या करो। जो हमारे देश की औरतें हैं भाई, उन्हीं से हमारा देश चलता है। कितना काम करती है, घर का भी काम करती है, जॉब का भी काम करती है, इसलिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वी रिस्पेक्ट वुमेन फ्रॉम डीप फ्रॉम आवर हार्ट। जल्दी से बता दो एरर किस पार्ट में है। अरे भाई, वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, वुमेन मतलब एक औरत, और वुमेन MEN होता है बहुत सारी औरतें, तो एक वुमेन है, एक सिंगुलर, तो लीड थोड़े होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो प्लूरल होती है, गलत, क्या आएगा, लीड्स आएगा। बस ये हो गया, बी पार्ट में एरर हो गया। सिंपल सा है, एक वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, फिफ्थ फॉर्म आएगी, सिंगुलर आएगा, ना कि लीड फर्स्ट फॉर्म में वो प्लूरल होती है। बस इतना सिंपल सा था हमारा। अब लास्ट के जो दो बचे हैं, इनके आंसर मुझे सभी से चाहिए। जो भी मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं भैया, एक कमेंट में कुछ रुपए नहीं लगते हैं, कोई टाइम नहीं लगता है, मुझे पता है ये आलसपन है, इसलिए इन सबको दोनों 20 और 21 को पढ़ो और किस पार्ट में एरर है वो पार्ट टाइपिंग करके मुझे बताओ। सबके सब जो भी वीडियो देख रहे हैं 20 क्वेश्चन नंबर 20 डालो और उसका ABCD कौन से पार्ट में एरर है वो डालो, 20 और 21 का जल्दी बताओ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स वर्किंग विद द एडिटर ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एडिटोरियल प्रोसेस। अरे भैया इतना इजी, इतना इजी, हिंट दे रहा हूं, बहुत इजी है। पहला पार्ट देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करें, बहुत सारे, इसलिए प्लूरल है। तो अगर अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये तो इंक्लूड्स फिफ्थ फॉर्म, ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, तो गलत हो गया, इंक्लूड आएगा। बस ये हो गया हमारा राइट आंसर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल फॉर्म आएगी। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। बस इतना सिंपल है। नेक्स्ट लास्ट बता दो, ईच ईयर वी हैव अ फंक्शन वेयर द चिल्ड्रन ऑफ आवर स्टाफ इज अवॉर्डेड स्कॉलरशिप। हमारे यहाँ हर साल एक फंक्शन होता है जिसमें जो बच्चे होते हैं स्टाफ के, उनको अवार्ड किया जाता है। क्या दिया जाता है, अवार्ड, स्कॉलरशिप का। अब सबके सब मुझे कमेंट में 21 का ABCD किस पार्ट में एरर है सबके सब दो। अरे भाई दे लो भाई, इसको देखो भाई, इसको इतना बोलने के बावजूद भी ये भाई टस से मस्त नहीं हो रहा है। अरे भैया कमेंट कर ले। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आंसर दे इसका, ABCD कौन से पार्ट में एरर है, जल्दी से। अरे भाई क्या है, चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन ऑफ आवर स्टाफ, जो बच्चे हैं हमारे स्टाफ के, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड किसको दिया जाता है, बच्चों को, चिल्ड्रन को। तो चिल्ड्रन है सब्जेक्ट, और चिल्ड्रन मतलब होता है बहुत सारे, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। एक बच्चा होगा चाइल्ड, बहुत सारे होंगे चिल्ड्रन, तो ये चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, इनको अवार्ड मिल रहा है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब भी इज अवार्डेड थोड़ा आएगा, क्या आएगा, आर अवार्डेड, तो बी पार्ट में एरर है। बस सिंपल सी बात है, आ गया सबको समझ पे। हम बोल रहे हैं तो बच्चे हैं स्टाफ के, उनको अवार्ड दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, तो बच्चों के बारे में बात करें, बच्चे प्लूरल हैं, इसलिए जो हमारा वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, आर आएगा, इज नहीं आएगा। आगे समझ पे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, और हाँ, जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ पाया होगा। इसको बोलते हैं एडवांस टीचिंग, है ना। मजा आता है जब हम बड़े मस्ती के साथ पढ़ते हैं तो हर चीज समझ पाती है। लेकिन हाँ, जिसने इससे पहले वीडियो नहीं देखी, थ्योरी के पार्ट नहीं देखे, तो भैया थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक थ्योरी नहीं पता होगी तब तक तुम क्वेश्चन कैसे करोगे। और जिसने क्वेश्चन थ्योरी देख ली है भाई, उसके लिए ये वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन कर रहे हो बिना थ्योरी के तो वो भी गलत, और अगर थ्योरी पढ़ ली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो फिर क्या फायदा।
है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी तुम वीडियोस देखो टाइम निकाल के, मेरी चाहे किसी की भी, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन हाँ देखना है, पढ़ना है। और इस वीडियो के बाद बस तुमसे एक गुजारिश है, भी रिवाइज जरूर कर लेना, रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई, मेरे एफर्ट पसंद आए, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाली धमाकेदार वीडियो तुमसे मिस ना हो। और अगर तुमने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे, एडजेक्टिव या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो नहीं देखी है, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, क्यों भाई दिख रही है ना, हाँ जल्दी से उसे क्लिक करो, नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं